सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे कुछ बिजनेस की, इकोनॉमी की, अपने सेगमेंट उतार चढ़ाव में। कल हमने आपको एक मुआशी आदाद व शुमार की रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहों की तरदीद की थी, जिसमें कहा जा रहा था कि पीटीआई हुकूमत बहुत सारे प्लान्स बना कर आई थी लेकिन सारे प्लान फेल हो गए। फिर शौकत तरीन साहब जो उनके वजीर खजाना थे, उनकी स्टेटमेंट आई है कि पीटीआई के पास कोई मुआशी प्लान था ही नहीं, वो किस तरह चल रहे थे उनको भी नहीं मालूम। रिपोर्ट देखिए फिर बात करते हैं। माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और शाहिद साहब, मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं इसलिए प्लीज जवाबात में ब्रीफ रखिएगा। पहला सवाल आपसे ये है, क्या वजह है कि शौकत साहब जो हैं जब वजारत में थे तब चुप बैठे रहे, जैसे ही सीट से फारिग हुए बोल उठे? ये अफसोसनाक बात है कि एक साल तक इमरान खान साहब की काबीना में इंचार्ज रहे और 4 दिन सब्र नहीं हुआ। चौथे दिन उन्होंने एक ज़बरदस्त चार्जशीट इशू कर दी। ये चार्जशीट जो उन्होंने इशू की है ये बहुत हल्की है। असल चीज़ तो ये है कि एक हिकमत अमली थी और वो ये थी कि ताकतवर तबकों को, माशिया को मराहत देनी है और उसका बोझ अवाम और मईशत पर डालना है और चोर डाकू का नारे लगा के मईशत की कारकर्दगी की जो आदाद शुमार है उसको पस से पुश डालना है। एक तो ये चीज़। दूसरे, एक शौकत तरीन साहब ने ये कहा है कि जी मईशत को ठीक करने में, पॉलिसी बनाने में टाइम लग गया, लेकिन रिकॉर्ड ये है कि जुलाई 21 से मार्च 22 तक जब वो प्रोग्राम बना चुके थे, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कारकर्दगी ये रही है। और इसमें हमने देखा कि तिजारती खसारा तारीख में सबसे ज़्यादा, रुपए की कदर में कमी तारीख में सबसे ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो अगर उन्होंने कोई स्कीम बनाई थी तो उसका मईशत को नुकसान ही हुआ, फायदा नहीं हुआ। राइट, ऑफ कोर्स पीटीआई के आने के बाद करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में गया था, फिर कोविड आया, फिर डेफिसिट में गया। शाहिद साहब, आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगा, गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा स्टॉक मार्केट में 1700 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, डॉलर नीचे आया, आज फिर डॉलर ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या कोई आर्टिफिशियल बबल क्रिएट करने की कोशिश की गई आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक? नहीं, देखिए स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तो सेंटिमेंट्स के ऊपर जा रहा है और जब भी PMLN की हुकूमत होती है स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाता है। रुपए की कदर का मामला मुख्तलिफ है। हम ये देखें कि 28 फरवरी से लेके 9 अप्रैल तक यानी 5 हफ्ते में ये 11 रुपये गिर गया था और वो इसलिए गिरा था कि इमरान खान साहब ने जो वो बारूदी सुरंग बिछा दी थी और IMF के साथ मुआहदा तोड़ दिया था और बेयकीनी की कैफियत हो गई थी। IMF ने अपना प्रोग्राम रोक दिया था, उसकी वजह से तबाही बर्बादी आई। तो जब ये हुकूमत आ गई और उन्होंने कहा कि हम IMF से मामला तय कर रहे हैं, तो वो जो 11 रुपये जो था वो गिरा था उसमें से 7 आवर हो गया। ये बताइए शाहिद साहब, एकदम से कीमतें बढ़ रही हैं हमारी इकोनॉमी में। हम देख रहे हैं पेट्रोल की कीमतों की बातें हो रही हैं और रिकॉर्ड हाई पे जा रही हैं। कह रहे हैं डीजल 200 क्रॉस करेगा, पेट्रोल 20-30 रुपए बढ़ेगा, चीनी बढ़ गई है 12 रुपए खामोशी से रातों रात। हो क्या रहा है शाहिद साहब? नहीं, देखिए बात ये थी कि जो रुपए की कदर आप इस बुरी तरह गिराएंगे तो जो मुल्क 75 बिलियन डॉलर्स की दरामदात करता है उसकी मालियत रुपीज में कितनी बढ़ जाएगी और उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी प्राइम मिनिस्टर के पास एक ऑप्शन है और वो ये है कि शायद आज वो कीमतें ना बढ़ाएं और उसके बाद अगले हफ्ते जब IMF से मुज़ाकरात हों उसमें फिर वो एग्री करके ये उनके खाते में डाल दें। ये ऑप्शन उनके पास मौजूद है। लेकिन अगर कीमत फौरी तौर पर नहीं भी बढ़ाते तो बजट खसारा बढ़ेगा और अगले बजट में उनको बेतहाशा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चंद हफ्ते के बाद उनको यकीनन ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा जब IMF का प्रोग्राम बहाल होगा। और उनका बिल्कुल ये IMF का कहना है कि जनाब आपने तो 28 फरवरी से पहले हमें तहरीरी तौर पे ये कहा था कि जून तक आप कीमतें कम नहीं करेंगे और आप बढ़ाएंगे और आपने अब कम कर दी तो इसको कंपनसेट करें। शाहिद साहब, ये बताइए IMF के पास जितने भी मुल्क जाते हैं क्या वो अपने पैरों पर माशी तौर पर खड़े हो पाते हैं? नहीं, देखिए हम 23 दफ़े जा चुके हैं और IMF का अभी जो है वो ये है कि मईशत को पहले इस्तेहकाम दें और उसके बाद ग्रोथ की बात करें और वो इस्तेहकाम कभी आता ही नहीं है। तो आप ये देखिए कि 1993 से आज तक कोई पाकिस्तान की हुकूमत ऐसी नहीं है जो IMF के पास ना गई हो। और इमरान खान साहब ने जाने से पहले यकीनी बना लिया है कि कुछ अर्से के बाद 24वीं मरतबा भी हम IMF के पास जाएंगे। और IMF जो है वो अमेरिका का जो वहाँ पर उनके मेजॉरिटी शेयर्स हैं उनका एजेंडा फॉलो करता है जिसमें तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर मुल्कों जिसमें पाकिस्तान ख़ास तौर पर है क्योंकि जौहरी क़ुव्वत है, उसकी मईशत को कमज़ोर रखना लेकिन डूबने ना देना जब तक अफ़गानिस्तान के मामलात में उनको हमारी ज़रूरत है। तो अगर हम उसके प्रोग्राम से बाहर नहीं निकलते तो ये धोखा कौम को ना दें कि मईशत बेहतर होगी। राइट, ये बताइए शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते ही उन्होंने पैसे भी बढ़ा दिए, छुट्टियां कम कर दी, काम बढ़ा दिया, काबीना उनकी बनी नहीं है, वन मैन शो की तरह काम कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि उनके पास कोई मुआशी पॉलिसी है इस वक्त? नहीं, देखिए माशी पॉलिसी का मैं बता दूं कि हर पार्टी के पास एक माशी पॉलिसी होती है, ख़ासतौर से इनका मंशूर बहुत वाज़ेह है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है
کہ اگر کوئی پارٹی اپنے جو منشور ہوتا ہے اس سے 100% انحراف کرتی ہے تو جو اس کو مینڈیٹ ملی یا ووٹ ملا وہ تو اس کو ملا تھا اس حکمت عملی کو. اگر آپ اسے 100% انحراف کرتے ہیں تو رائٹ آف رول رہتا ہے یا نہیں رہتا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ میں اس لیے بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف نے ایک زبردست 10 نکاتی حکمت عملی دی تھی 2018 کے انتخاب سے پہلے. اس میں یہ بتایا تھا کہ جی ہم 100 دن کے اندر بحالی جو معیشت کا ہمارا پروگرام ہے جو ہم نے تیار کر لیا ہے، جو ہم نے قرضوں پہ انحصار کم کرنے رائٹ. کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی ہے، آپ کی میں آواز نہیں سن پا رہا ہوں، امید کرتے ہیں دور کریں گے. لیکن شاہد صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ جو منشور ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا جب وہ پاور میں آتی ہیں اس وقت تو باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے. پاور میں آنے کے بعد وہ ٹارگٹس اچیو نہیں کیے جاتے. شاہد صاحب جی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا شاہد صاحب کہ اس وقت جو ڈالر کا ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ڈالر سب سے بڑی الارم بیل ہے ہمارے لیے کہ اگر ڈالر بڑھتا ہے تو سب کچھ بڑھ جاتا ہے، خاص طور پہ ڈیٹ فائنینسنگ، قرضوں کی مد میں جو ادائیگیاں ہوتی ہیں. ڈالر کو آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں شاہد صاحب؟ دیکھیے چند ہفتے تک تو یہ 180 کے قریب ہی رہے گا. جب پاکستان بنا تھا تو ہم نے 3 روپے 50 پیسے سے شروع کیا تھا. اب IMF سے ہم قرضے لیں گے، بڑے پیمانے پہ دوسرے قرضے لے رہے ہیں، سعودی عرب کے پاس جا رہے ہیں پیسے مانگنے، چائنا کے پاس جا رہے ہیں، تو عارضی طور پر آپ کو 180 کے قریب یہ نظر آئے گا. لیکن یہ ہر ماہ ہر سالانہ 12% تو ہمارا گرتا ہی ہے، وہ گرتا چلا جائے گا. فوری طور پر یہ نظر آئے گا کہ شاید کچھ اسٹیبلٹی ہے، لیکن یہ بہت ہی عارضی ہوگی، قرضوں کے بڑھنے کی وجہ سے ہوگی، معیشت کی بہتری سے نہیں. کیا کبھی ان قرضوں سے ہماری جان چھوٹے گی شاہد صاحب؟ دیکھیے ہم چھڑانا نہیں چاہتے. ایک بالکل آزاد و شمار بتا دوں، ہم انکم ٹیکس کی مد میں 5000 ارب روپیہ کم خرچ کر رہے ہیں، وصول کر رہے ہیں، 5000 بلین پر ایئر. اور یہ 97 سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیکس GDP 12% ہونا چاہیے، 22%، ہمارا ہے 11%. ہم اس پر طاقتور طبقوں سے لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ شاہد صاحب، وقت کی کمی ہے، معذرت. آپ کا بہت قیمتی تجزیہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. امید کرتے ہیں کہ ملک میں ہمارے اچھے وزیر خزانہ آئیں گے جو پاور میں رہ کر چپ نہیں بیٹھتے اور پاور سے نکل کے ایک دم سے شور نہیں مچاتا کہ PTI کے پاس پالیسی ہی نہیں تھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.